दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है और कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू द हेवन। दोस्तों, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। टू द हेवन का मतलब हुआ कि स्वर्ग की तरफ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a jester in King Akram's कोर्ट। क्या मतलब है? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज ए जेस्टर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इस बात पे ध्यान दें, यदि इस तरह के वाक्यों में देयर का इस्तेमाल होगा शुरू में तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। और जेस्टर का मतलब होता है मस्खरा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हंसाता हो उसे जेस्टर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है मस्खरा। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए जेस्टर, एक मस्खरा था, इन किंग अक्रम्स कोर्ट। दोस्तों, यहाँ अक्रम के बाद एपिस्ट्रॉफी है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समय की बात है, देयर वॉज ए जेस्टर इन किंग अक्रम्स कोर्ट, राजा अक्रम के दरबार में एक मस्खरा था। हिज नेम वॉज विवेक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हिज मतलब उसका। और दोस्तों, ये जो हिज है ये मेल के लिए यूज़ किया जाएगा। यदि ये फीमेल से संबंधित होगा तो वहाँ पर हर का यूज़ किया जाएगा। हिज का मतलब है कि वो एक मेल के बारे में बात हो रही है। हिज नेम वॉज विवेक, उसका नाम विवेक था। वन डे विवेक इनकर्ड द displeasure of the king and the monarch ordered him to leave the किंगडम। क्या मतलब? वन डे विवेक इनकर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ द किंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इनकर INCUR का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, किसी चीज़ को अपने ऊपर ले लेना। और ये पास्ट का वाक्य है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है इनकर्ड। आप इसे नोट कर लीजिए, INCURRED। तो अब इसका मतलब क्या निकला? और दोस्तों, आप इसे भी नोट कर लीजिए, डिसप्लेजर का मतलब होता है किसी की अप्रसन्नता, किसी की नाराज़गी, जो कि एक नाउन है। एक दिन विवेक ने इनकर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ द किंग, राजा की नाराज़गी को अपने ऊपर ले लिया। मतलब एक दिन जो विवेक था उसने राजा की नाराज़गी को अपने ऊपर लिया, उनकी अप्रसन्नता को अपने ऊपर लिया। एंड द मोनार्क। दोस्तों, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट। इससे भी अगर यदि आप इस वर्ड को की मीनिंग नहीं जानते तो आप इसे नोट कर लीजिए, MONARCH। मोनार्क मतलब होता है सम्राट। एंड द मोनार्क ऑर्डर्ड हिम टू लीव द किंगडम। ऑर्डर का मतलब आदेश देना और ये सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। सम्राट ने उसे आदेश दिया टू लीव द किंगडम। दोस्तों LEAV लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव किंगडम मतलब राज्य।
सम्राट ने उसे राज्य छोड़ने का आदेश दिया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे विवेक इनकर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ द किंग, एक दिन विवेक ने राजा की नाराज़गी को झेला, अपने ऊपर ले लिया। एंड द मोनार्क ऑर्डर्ड हिम टू लीव द किंगडम, और सम्राट ने उसे राज्य छोड़ने का आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। सम डेज लेटर when the king was riding through a forest, he saw Vivek sitting at the top of a tree। क्या अर्थ हुआ? सम डेज लेटर, लेटर का मतलब बाद में, सम डेज लेटर का मतलब हुआ कि कुछ दिनों के बाद। when the king was riding through a forest, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है रहा था, रही थी वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अर्थ होता है आईएनजी फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ कि वैन द किंग वॉज राइडिंग, राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना। जब राजा जो था घुड़सवारी कर रहा था थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, एक जंगल के मतलब कि मध्य से या जंगल के बीच से घुड़सवारी करके जा रहा था। ही सॉ विवेक, उसने विवेक को देखा। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही सॉ विवेक, उसने विवेक को देखा। सिटिंग, बैठे हुए। एट द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के सबसे ऊपर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सम डेज लेटर व्हेन द किंग वॉज राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, कुछ दिनों के बाद जब राजा जंगल से होकर मतलब कि घुड़सवारी करके जा रहा था। ही सो विवेक सिटिंग एट द टॉप ऑफ ए ट्री, उसने विवेक को पेड़ के सबसे ऊपर बैठे हुए देखा। आगे देखिए। यू आर स्टिल हेयर, ही थंडर्ड, क्या मतलब है? यू आर स्टिल हेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट का होता है, इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में जो वाक्य होते हैं वहाँ पे इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। STILL, स्टिल, इसको स्टिल पढ़ेंगे। इसके दो मतलब हैं, अभी भी या फिर भी। तो क्या अर्थ हुआ? यू आर स्टिल हेयर, तुम अभी भी यहाँ हो। ही थंडर्ड, और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दोस्तों थंडर का मतलब होता है गरजना। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आवेग में हो, गुस्से में हो, तो उसको और वो गरजता है, उसे थंडर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वह गरजा। यू आर स्टिल हेयर, तुम अभी भी यहाँ हो। डिडंट आई टेल यू टू लीव माई डोमिनियन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। डिड नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डिड आई नॉट टेल यू। तो इसको दोनों तरह से बना सकते हो, डिड आई टेल यू या फिर डिड आई नॉट टेल यू। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम ऐसे वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, साथ में नॉट भी लगाया जाएगा। तो उसने क्या कहा? डिडंट आई टेल यू टू लीव माई डोमिनियन, क्या मैंने तुम्हें अपना राज्य छोड़ने को नहीं कहा? यू डिड योर मजेस्टी, महाराज आपने ऐसा कहा। सैड विवेक, विवेक ने कहा। बट लेकिन वेरेवर आई ट्रेवल्ड आई लर्नड दैट आई वॉज स्टिल इन योर डोमिनियन। तो उसने क्या कहा कि हाँ महाराज, विवेक ने कहा बट वेरेवर आई ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट लेकिन वेरेवर, दोस्तों वेरेवर का मतलब होता है जहाँ भी, आप इसे नोट कर लीजिए, WHEREVER। बट वेरेवर आई ट्रेवल्ड, लेकिन जहाँ भी मैंने यात्रा की। आई लर्न, दोस्तों लर्न का मतलब सीखना, याद करना होता है। उसके अलावा इसका मतलब होता है पता चलना। आई लर्न कि मुझे पता चला, दैट की और दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है, मुझे पता चला कि आई वॉज स्टिल इन योर डोमिनियन, कि मैं अभी भी आपके राज्य में हूँ। चलिए आगे देखिए। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू इज़ टू गो टू हेवन। तो उसने क्या कहा? नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर मी, अब जो इकलौती चीज़ मेरे लिए बची है वो ये है, इज़ टू गो टू हेवन, कि मैं स्वर्ग चला जाऊँ। एंड एज यू कैन सी, और जैसा आप देख सकते हो, आई हैव
ऑलरेडी मेड आ स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये थर्ड फॉर्म है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो उसने क्या कहा, एंड एज यू कैन सी, और जैसा कि आप देख सकते हो, आई हैव ऑलरेडी मेड आ स्टार्ट, मैंने पहले ही एक शुरुआत कर दी है, इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में। द किंग लाफ्ड, जो राजा थे वो हंसा, एंड फॉरगिव द जेस्टर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, सेकंड फॉर्म फॉरगिव। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग लाफ्ड, राजा हंसा, एंड फॉरगिव द जेस्टर, और उसने जेस्टर को, मस्खरे को माफ़ कर दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और मैं समझता हूँ कहानी जो थी, वैसे इसमें कोई मॉरल नहीं है, लेकिन मॉरल यही है कि ये जो व्यक्ति था, जो मस्करा था, उसकी जो कॉमन सेंस थी या जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसे बहुत अच्छे से आता था अपना हुनर, और यही कारण था कि जो राजा था उसने उसे माफ़ कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।